हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है विकास जी, जो ऑलरेडी आरआरबी जेई में एज ए इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। हाल ही में इनका सिलेक्शन एसएससी जेई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। तो विकास जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि एक जॉब में होते हुए आप दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। हम बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। आपके साथ दो वीडियो होगा, जो भी ऑडियंस देख रही है। पहला वीडियो इनका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब कि इनकी तैयारी से रिलेटेड। फिर सेकंड वीडियो होगा जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो सेकंड वीडियो नेक्स्ट डे इसी टाइम पे आएगी और उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इनमें बेसिक जानकारी इनसे पूछेंगे और तैयारी इन्होंने कैसे की वो सारी हम पूछने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विकास जी, हम आपकी जो एकेडमिक सेशन रहा है आपका, कहाँ से आपने कॉलेज किया, वो सब जानना चाहेंगे। अब कब के पास आउट है आप? जी, स्टार्टिंग से तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन यानी बीटेक जो करी है मैंने अपनी, वो चौधरी बन प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो एफिलेटेड बाय है जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 16, वहां से बीटेक करी है। इससे पहले मैंने अपनी डिप्लोमा करा था, लेकिन वो सिविल में नहीं था, वो पॉलीमर में था। और वो मैंने करा है जीएनडी पॉलिटेक्निक जो सेक्टर 11 रोहिणी में लोकेटेड है। उसके बाद से आपने बीटेक किया सिविल में? जी जी सर। तो कैसा कॉलेज रहा आपका बीटेक कॉलेज का? सर एक्सपीरियंस तो काफी वैसा ही था कि कॉलेज एक तो घर से बहुत ज्यादा दूर था, और उसके बाद बस ट्रेवलिंग में ही ज्यादा टाइम लगता था। क्लासेस एक दो लगती थी, जो कुछ पढ़ा है वो भी कोचिंग में आके ही पढ़ा है। कॉलेज में तो बेसिकली जीरो ही थे एक तरीके से। चलिए हम आते हैं एसएससी की तैयारी की तरफ। तो ऑलरेडी आप आरआरबी जेई में हैं, तो एसएससी जेई का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो स्पेशली एसएससी के लिए क्लास किया था या कोचिंग कौन से आपने ज्वाइन किया था? कोचिंग बेसिकली मैंने, जब मैं कॉलेज 16 में पास आउट हुआ था, तो फिर 17 में एक साल तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने 17 में कोचिंग स्टार्ट करी और मैं आईएएस मास्टर से ज्वाइन हुआ। उसके बाद स्टार्टिंग से वही कॉलेज का एटीट्यूड था कि हो जाएगी, चीजें सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन वो ये कि अपने को समझने में थोड़ा टाइम लगा और समझते समझते एक साल मेरा पूरा वेस्ट ही हो गया। यानी 17 में भी जो कोचिंग करी वो मैं किसी काम की, तब जाके मैंने 18 में दोबारा से आईएएस मास्टर में ज्वाइन करा। तब जाके मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, फिर मैं ईएससी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। लकली मेरा 18 का जो प्री था वो भी निकल गया, लेकिन उसके बाद मेंस के लिए बैठा तो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर इसके आगे चल के कुछ टाइम के बाद मेरा इसका कहते हैं एसएससी जेई का मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वो वाली नॉलेज इसके अंदर लगाई और मेरा लकली निकल चुका। तो एसएससी जेई प्री में आपके कितने स्कोर थे? सब प्री में मेरे अराउंड 144 पॉइंट समथिंग थे, वो याद नहीं है मुझे, लेकिन 144 थे। और अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो प्री में 3 सेक्शन होता है, जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल। जी तो जी जी। एक एक पोर्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग पोर्शन की बात करते हैं। उसकी तैयारी आपने कहाँ से की? उसके लिए कुछ किया है या रीजनिंग के ऐसे ही निकाल लिया? जी सर, प्रिलिमिनरी जो नॉलेज थी रीजनिंग के लिए वो तो मुझे कोचिंग में प्रोवाइड कर दी गई थी ईएससी के लिए, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बेसिस पे एक लोकल बुक शायद मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट यूज करते, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन, उसी के बेस पे मैंने उस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए यूज करे। और बाकी जो प्रीवियस ईयर में जो रीजनिंग पूछी जाती थी उसको मैंने जैसे कि पहले देखा कि किस टाइप की रीजनिंग आ रही है, फिर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर बाउंड होके, क्या मुझे 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट्स लग रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उस बेसिस पे मैंने अपने आप को एनालाइज करा कितना टाइम लग रहा है मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये रीजनिंग ही है कि वो जो आपका सबसे ज्यादा टाइम यूज करती थी। तो लगभग कितने स्कोर आते थे आपके 50 में से? सब 50 में से अराउंड तो मैंने टारगेट 43 44 का करा था, लेकिन रफली मेरे 41 42 अराउंड इतने ही आ रहे थे। और ये मेरा फाइनल ट्रेंड था। कितना आया था? फाइनल एग्जाम में शायद मेरे 42 के अप्रोक्स आए थे। करेक्ट फिगर मुझे याद नहीं है सर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। चलिए, 2018 में आपने एग्जाम में 2019 में प्री दिया, फिर उसके बाद दिसंबर में जाके मेंस हुआ। अब इतने दिन बाद रिजल्ट जाके आया, ऑलरेडी आप आरआरबी जेई में, तो वो भूल जाते हैं। बहुत होता है, ऐसा होता है, यस ये कॉमन चीज है। यस यस। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो याद रहती है। जैसे जीएस, आप अगर सेकंड पार्ट की बात करें, जीएस आता है 50 नंबर का। जेई के लिए जी सबसे हार्ड स्टेप यही होता है कि जीएस कैसे रेडी करें। तो आपने क्या स्टेप फॉलो किया था? सर, बेसिकली तो जीएस मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। कुछ चीजें याद, जैसे इन्वायरमेंट के करंट इश्यूज हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, और थोड़े बहुत चीजें तो मुझे याद थी रफली। और बाकी मैंने इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रीजनिंग और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उस पर मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ।
तो अगर मैं उस पर मेहनत करता हूँ तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को छोड़ के भी चला जाता हूँ अप्रोक्स, अगर पढ़ता भी हूँ तो भी मैं इसके अंदर 13-14 नंबर मैं स्कोर कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बुक आती है शायद मनोहर पांडे, 20 या 21 रुपए की बुक आती है, उस पे बेसिकली मैं 2 या 3 दिन मैंने उस पे तो पढ़ा मैंने बुक को, और रफली मैंने इसके अंदर वही है 14 या 15 नंबर मेरे इसके अंदर आए थे जीएस सेक्शन के। फाइनली हम टेक्निकल सेक्शन प्री में जाते हैं। जी आपने बताया जी जी। 42 नंबर आपके रीजनिंग में थे, 14 या 15 नंबर आपके यस जीएस सर। क्वेश्चन में थे, तो लगभग 80 से 90 के बीच में आपका टेक्निकल रहा होगा, यस सर। तो काफी स्ट्रॉन्ग क्योंकि थे। यस सर, टेक क्वेश्चन सर थोड़े वैसे थे, क्योंकि जब आप यूएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो जेई के लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन बस एक ही होती है, जो टाइम की जो लिमिटेशन होती है ना, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो एक खाली एक मेन फैक्टर प्ले करता है। तो उसके लिए आपने तैयारी कुछ किया था स्पेशली एसएससी के लिए? जी सर, जो पहले तो वही है कि एक पहले एक माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पर्टिकुलर टेक्निकल के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे जीएस के लिए या फिर रीजनिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले ट्रेंड देखा था मैंने, कि कुछ एनालाइज करा मैंने, 4-5 साल के क्वेश्चन देख किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे कितनी मेहनत करनी है इसमें, ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने देखा गया कि एनालाइज करा कि थ्योरी भी पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं कुछ, तो इस हिसाब से मैंने तैयारी की। बुक्स कौन सी फॉलो किया था आपने? सब बुक्स तो मैंने जो कोचिंग में प्रोवाइड करी जाती है और जो मेरे पास वो जो बीटेक के ड्यूरेशन के दौरान मेरे पढ़ाई जाती है वही फॉलो करी थी, लेकिन वो ये क्वेश्चन लगाने के लिए मुझे वही, ये एक बार से कोई भी यार अरिहंत की ले लो जीएस यूएस के लिए, और रीजनिंग के लिए मैंने ये फॉलो करी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं टेक्निकल लगाने के लिए मैंने एक मेड इजी की आती है ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन सारे 10 या 8 साल के क्वेश्चन का वो क्वेश्चन बैंक होता है वो लगा। प्री एसएससी प्री के लिए ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन किया था? सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने कोई सी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि टाइम एक था कि मेरे पास कम था, क्योंकि मुझे कवर ज्यादा करना था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करी। मेरे पास जो बुक थी उसी से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। अब आते हैं मेंस की तैयारी के लिए, तो मेंस की तैयारी के लिए जी आपने जी। कहाँ से तैयारी की और क्या स्टडी आपने अपनाया? सर मेंस के लिए तो वो ये कि पहले एक माइंड में, जैसे जिस दिन रिजल्ट आया था मेंस का कि आपको इतने पर्टिकुलर 1 या 2 महीने का टाइम बचा है, तो उससे पहले मैं नॉर्मली वो ये स्टडी 2-4 घंटे की जो स्टडी है वो चल गया। लेकिन फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर वो कैलकुलेशन बैक स्टार्ट हुई। कुछ जो मेंस की प्रीवियस ईयर जैसे 2017 में कुछ बच्चों की कॉपियां अवेलेबल थी यूट्यूब पे, तो मैंने पहले उस कॉपियों को पहले एनालाइज करा, जैसे टॉपर की अवेलेबल थी कुछ बंदों की, और कुछ क्या होता है कि वीक है, जैसे कि किसी के 80 या 90 नंबर आ रहे हैं, उनकी भी कॉपियां लकली मुझे अवेलेबल होकर मिल चुकी थी नेट पे, तो मैंने उनको एनालाइज करा कि बंदे लिख क्या रहे हैं, कितने लिखने पे कितने मार्क्स दे रहे हैं। तो मैंने उसके एनालाइज के बेस पे अपना एक कॉन्सेप्ट बताया कि मुझे इसमें कितना लिखना है तो मुझे कितना मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा भी लिख दिया तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन मैंने पहले से कर ली थी 2-4 दिन के अंदर, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए कि मुझे कॉपी में लिखना क्या है। तो मेन से पहले कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आप? तो मेन से पहले मैं वही 6 से 7 घंटे यही था रफली, वही था, उसके बीच में 1-2 ब्रेक भी हो जाते थे। अभी कुछ स्टूडेंट इस महीने, यानी कि आज तो 28 तारीख हो गई, जी जी 10 मार्च लग जाएगा, मार्च में ही हो सकता है एग्जाम हो मेंस का, जहां तक 90% जी। से ज्यादा चांसेस है मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए हैं तो? सर कहना है कुछ नहीं है कि बस ये जो अभी प्रिपरेशन है उसको बस 1 या 2 घंटे का आप एफर्ट को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि यही है कि लास्ट टाइम है, जितना आप पढ़ लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर आसान से हो जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस है कि जैसे मैंने 19 का अटेम्प्ट करा था, उसमें क्या हुआ 18 और 19 के बीच में थोड़ा उन्होंने डिफरेंस कर दिया, जो क्वेश्चन के लेवल न्यूमेरिकल टाइप को पूछते थे पहले 18 में, उससे उन्होंने थोड़ा हार्ड करके पूछा, लाइक ईएससी में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने लगे, उन्होंने वो ट्रेंड को थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके पास अगर टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो एससी के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड ये अपना चेंज कर चुके हैं। एसएससी वाले ये लास्ट मैंने जब 19 का जो एसएससी का प्री दिया था उसमें मैंने ऑब्जर्व करा था, कितना थोड़ा स्कोर हार्ड रहा है कर आपका प्री में 19 में?
सब वो मैंने चेक, उसमें मैंने चेक नहीं करा था क्योंकि मुझे अपना जो रोल नंबर एडमिट कार्ड था वो मुझे मिल नहीं पाया, और वो मिला मुझे बाद में जब उसकी डेट निकल चुकी, तो मैं चेक नहीं करा। चलिए, 1-2 दिन में हो सकता है रिजल्ट उसका भी आ जाए। जी बिल्कुल सर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ऑलरेडी आरआरबी जेई में वर्किंग है और यस सर। सीपीडब्ल्यूडी में आपका सिलेक्शन हो गया है, यस तो क्या करेंगे अब आप? सर, वो ये रेलवे को स्किप करके सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन कर। रीजन? रीजन क्या सर, थोड़ा कि एक तो है कि मैं भी जहाँ पोस्टेड हूँ वो मेरे घर से काफी दूर है, लोकेशन अराउंड 400 से 500 किलोमीटर। मैं दिल्ली का, बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मैं अब मैंने स्कोर भी थोड़ा अच्छा करा है, तो मैं चाहता हूँ, अगर विश है कि मुझे जो नॉर्थ रीजन में दिल्ली के आसपास की कोई भी लोकेशन मिल जाती है तो मैं इजिली यहाँ से स्किप करके वहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। दूसरा रीजन है कि जो रेलवे का जो करंटली सिचुएशन है वहाँ पे प्रमोशन और मोशन में थोड़ा बंदा रुक सा जाता है। यानी अगर आप जेई ज्वाइन करें तो मोस्टली आप एसएससी बन सकते हैं, और किसी के पास अगर चांसेस हैं ऊपर जाने के, लकली वो एईएन बन सकता है, एडीएन बन सकता है, उसके बाद उसका प्रमोशन रुक जाता है। लेकिन एडीएन भी कुछ ही लोग बनते हैं, तो अगर प्रमोशन वाइज देखे तो आपके सीपीडब्ल्यू थोड़ा बेटर है इन सबसे, इसलिए मैं उसमें जाना चाहता हूँ। चलिए ठीक। अगर मान लीजिए आपको साउथ रीजन मिल गया, फिर क्या करेंगे? तो साउथ रीजन है, लेकिन इसकी पॉलिसी भी है कि आपको 3 साल में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो बेटर यही है कि आप ज्वाइन ही कर लीजिए सीपीडब्ल्यूडी रेलवे से। चलिए ठीक है, अगर सीपीडब्ल्यू में चले जाते हैं तो हाँ, थोड़ा जो आपको वर्क मिलता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा जी है, मैंने जो जी। ऑब्जर्व किया है, थोड़ा टफ रहता है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है सीपीडब्ल्यूडी में, यस क्योंकि सर। आपको 6 महीने साल भर में प्रोजेक्ट आपका बदल जाएगा। जी रेलवे में आपको एक ही जगह रहना है, उसे भी आपको सारी चीज जी देखनी है। प्रोजेक्ट बदल जी जाएगा, हो जी। सकता है लोकेशन बदल जाए, तो और अच्छी बात है। बिल्कुल 3-4 साल, बिल्कुल 4 साल बाद कोशिश करेंगे तो आप अपने एरिया में आ सकते हैं। ये है, बिल्कुल बिल्कुल। सीपीडब्ल्यूडी अच्छा है। और उसके अलावा क्वेश्चन ये रहेगा, अभी जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, जी। वो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना सीपीडब्ल्यूडी में चाहते हैं, तो उन्हें क्या अच्छा, गाइड करना चाहेंगे आप कि अभी से वो क्या करें? फर्स्ट तो ये है सर, बीटेक वाले स्टूडेंट की, एक तो ये जो स्टार्टिंग से आप कॉलेज निकलने के बाद अपने कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े क्लियर कर लीजिए। जो बेसिकली बुक्स है उसको आप बहुत सही से पढ़िए, ताकि एक एक जो चीजें, छोटी मोटी चीजें, वो आपकी क्लियर हो जाए। अब डायरेक्टली आप किसी बुक पे स्टिक होकर क्वेश्चन लगाएंगे तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जब आपको बेसिक ही नॉलेज नहीं होगी तो उससे आपको प्रॉब्लम आती रहेगी बाद में जब तक आप। तो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करिए, और उसके बाद आप कोई भी, जैसे कि एस एकेडमी होगी, मास्टर हो गया, किसी की भी आप ऑब्जेक्टिव, या आपको मेन मतलब आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनसे, तो आप उनको लगा लीजिए। मेथड आपके पास पता होगा कि आप पढ़ के आ रहे हैं पहले से, तो किस टाइप से मुझे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसको करिए। और एक एसएससी में ये फैक्टर है टाइम का, तो टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब रही बात डिप्लोमा वालों की, तो उनकी फाइट तो हमेशा बीटेक वालों से होती है, और ऊपर से एसएससी में दोनों को अलाउ कर ही रखता है, और तो इनके लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं डिप्लोमा में वो थोड़े कम लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। अब इनको फाइट करनी, एक तो एसएससी में सीट लेनी है, ऊपर से फाइट भी ना बीटेक वालों से करनी पड़ती है, तो इनके लिए थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। एसएससी और रेलवे दोनों में डिग्री और डिप्लोमा एक साथ अलाउ किया है। यस सर। यही प्रॉब्लम हो जाती है डिप्लोमा वालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो है कि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उस लेवल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अब एग्जामिनेशन में, वो बीटेक के लेवल में पूछे जा रहे हैं। खाली एक इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप डिप्लोमा वालों को भी कर दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप बीटेक के लेवल पे फिट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डिप्लोमा वालों के। नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो जी। क्लास नोट्स कितना महत्व रखता है, या अगर ऑनलाइन, क्योंकि अब तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑनलाइन पढ़ें या जाके क्लासरूम ज्वाइन करें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, ऑनलाइन या क्लासरूम? तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए आपको एक प्रोग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, आप अब जिससे सुटेबल है। अब जैसे कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मुझे जैसे कि ऑनलाइन में मुझे ज्यादा वो फील नहीं आ पाता है। अब जैसे कुछ भी रहता है तो मेरे कुछ ना कुछ चीजें, दूसरी चीजें खुल जाती है, कहीं यूट्यूब पे गाने में सर्च कर लेता हूँ। अगर मैं खेलता, अगर मैं क्लासरूम में रहता हूँ तो वहां पे ये चीजें मेरा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, तो मेरे लिए ये क्लासरूम प्रोग्राम थोड़ा बेटर लगता है। अब ये डिपेंड करता है ये पर्सन किस पे ज्यादा पढ़ सकता है।
और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि क्लास नोट्स को रिवाइज करते जाइए। उसके बाद फिर अपने एक पर्टिकुलर नोट्स बना लीजिए क्लास के कुछ टाइम में पढ़ने के लिए, 7-8 दिन के लिए, ताकि आपको पूरा दोबारा से नोट्स को खोल के पढ़ना ना। तो नोट्स बनाते समय और जो आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शॉर्ट नोट्स का वही है कि सर जो आपको चीजें रिवाइज नहीं रहती, लाइक ए फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन तो मोस्टली सब बंदों को अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट के लिए तो सबको याद ही रहे। अब बेसिकली रही बात फॉर्मूले के, लाइक आरसीसी में हो गए, आपके सोम में हो गए, हाईवेज में हो गए, तो इन फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको क्या करना, नोट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ जगह जहां आप फंस रहे हैं तो उसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। आपके अनुसार एसएससी जे के लिए टॉप 3 हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं? सर हार्ड सब्जेक्ट की बात ये डिपेंड करता है कि अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि अब आप किसी का, जैसे कि मुझे डिजाइनिंग के सब्जेक्ट लाइक आरसीसी स्ट्रक्चर तो मुझे पसंद थी, लेकिन जब मैंने मेंस अपना लिखा तो मैंने क्या नाम है कि आरसीसी के क्वेश्चन को स्किप कर दिया, क्योंकि एक कैलकुलेशन करके मैं पहले गया था कि मुझे 1 मिनट में 2.5 मार्क्स अटेम्प्ट करने, वो कैलकुलेशन करा तभी मैं जाके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो अगर मैं आरसीसी को छेड़ रहा हूँ, उसमें चेक्स ही सर इतने सारे होते कि आप करते करते आपके 15 से या 16-17 मिनट वेस्ट हो ही जाएंगे। तो उससे बेटर है कि मैं वो वाले पोर्शन को, अगर मैं मशीन वाले पोर्शन पे चले जाऊँ, हाइड्रोलिक मशीन पे, वहाँ क्वेश्चन खाली फॉर्मूला बेस पे, तो इसके ये अलावा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर प्री ओरिएंटेड बात करते हैं तो उसमें टॉप 3 इजी सब्जेक्ट कौन से हैं जो मार्क्स गेनिंग हो, ज्यादा मार्क्स देते हैं? मार्क्स का सर क्या है कि ट्रेंड जो 19 में उन्होंने बहुत चेंज किया, 18 तक आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आपकी आरसीसी के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते थे, क्या कहते हैं सर्वे के आपके पूछ लेते थे, बीएमसी, ये सारे क्वेश्चन जो आपके यूज होने वाले सब्जेक्ट थे वो पूछने लगे थे। लेकिन 19 से जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, काफी कुछ ज्यादा इन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया है। 2020 में क्या करेंगे वो बता नहीं सकते। यस, चलिए ठीक है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज आप अपने बारे में, जिससे कि स्टूडेंट सुने, मोटिवेट हों और तैयारी के लिए और ज्यादा मेहनत करें? तो वही है कि जब 16 में पास आउट हुआ मैं कॉलेज से, तो लगा कि जॉब है कि मिल ही जाएगी अपने आप ही। लेकिन जब खुद को किसी फर्स्ट एग्जाम जब मैंने दिया, डीएमआरसी का शायद दिया था, तो असलियत पता चली कि हाँ कंपटीशन किससे कितना है। लेकिन उसके बाद भी चीजें समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने गेट में अटेम्प्ट करा, आप तो मानेंगे नहीं, मैंने गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 नंबर स्कोर करे थे। उसके बाद मैंने ईएससी दिया, ईएससी में मेरे 500 में से 17 नंबर आए। तो ऐसी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहा। वही है ना, जब 16 का पास आउट था, 17 तक तो मुझे ये बात चली कि करना क्या है जिंदगी में, तो अपने आप को थोड़े समझने के अंदर 1-2 साल मेरे वेस्ट हुए। तो उसके बाद फिर मैंने 18 में थोड़ा हार्ड वर्क करा, तो फिर ये ट्रेंड मेरा शिफ्ट हुआ। फिर जो मेरे गेट में अप्रोक्स अब मेरे 50 के अप्रोक्स आ जाते हैं मार्क्स, ये है। और ईएससी में मेरे 17 से फिर सेकंड जो अटेम्प्ट दिया मैंने, उसमें 170 के करा, और थर्ड में मैंने निकाल के 210 या 215 स्कोर कर लिया। तो ये कोई वो नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे और आप सही डायरेक्शन में आप पढ़ेंगे तो एवरेज बंदा भी क्लियर कर सकता है। ये एवरेज बंदा भी क्लियर कर सकता है, ये आपका कहना है। जी और सही बात है, गेट में 3 नंबर से लेकर 51 नंबर तक जाना, 17 नंबर से लेकर 210 नंबर तक जाना बड़ी बात होती है। बहुत लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है पहली बार में, दूसरी बार में, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। हमारे साथ बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत लोगों से हम ऐसे मिले हैं जो 5 साल तैयारी करने के बाद 5वें साल में 5-5 एग्जाम एक साथ निकाले। मैंने जी इंटरव्यू भी डाला है उनका 2013 का इरिगेशन का इंटरव्यू 2020 में था, जनवरी में था, मैं गया था, उनका इंटरव्यू डाला, काफी अच्छे थे वो, अभय गुप्ता नाम उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पड़ा हो। जी जी वो 5 एग्जाम जी निकाल चुके हैं। और इसी साल जी की बात करते हैं तो एसएससी जेई सीबीडब्ल्यूडी के जो टॉपर रही है कविता त्रिपाठी, वो हमारी बैचमेट जी थी। जी। हम लोग एक ही अच्छा कोचिंग में अच्छा। पढ़ते थे साथ में। तो बहुत वैसे मोटिवेशनल स्टोरी मिलती है, इसके लिए ही ये सेक्शन चालू किया गया है। बाकी स्टूडेंट से हम कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम विकास जी से ही आपके द्वारा भेजे गए सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा भी क्वेश्चन रहा है आपके नाम के साथ पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सर।